अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से बड़ी अहम खबरें लेके हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जनाब इरफान कादर ने। इरफान कादर साहब का एक और तारीफ़ आज के प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है, वो ये कि इरफान कादर साहब जो हैं वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे हैं, यानी नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल। इनका ये तारफ़ इसलिए ज़रूरी है कि आज जब 4 साल बाद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाती तौर पर पेश हुए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मोअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बार बार एक सवाल उठाया कि नैब अब बड़े आराम से कह देती है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर मुल्ज़िम की ज़मानत में तोसी कर दी जाए या हिफाजती ज़मानत में, और फिर कभी कहा जाता है कि एविडेंस नहीं है, और ये सब कुछ अपील के स्टेज पे कहा जाता है। तो जो आवाम का टैक्स का पैसा और जो वक्त ज़ाया किया गया अदालत का और आवाम का इन मुकदमात में, ये क्यों हुआ और क्यों कई साल तक ये केस चलाए जाते हैं और भरपूर दिफा किया जाता है? आखिर नैब एक ही बार फैसला क्यों नहीं कर लेता और अपने फैसले बदलता क्यों रहता है? और क्या वजह है कि नैब अदालतों से कह रहा है कि वो ये फैसले करें और ख़ुद अपना जो जमा कराए गए रेफरेंस है वो वापस क्यों नहीं लेता? तो ये बड़े अहम और बुनियादी सवाल हैं। आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके जो वकील थे साबिक़ वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, उनकी ये ख्वाहिश थी या तवक्को थी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो नवाज शरीफ साहब के दायमी वारंट गिरफ़्तारी थे उनको तवील अरसे के लिए मुअत्तल किया जाए और उनको ज़मानत दी जाए, मगर सिर्फ 2 दिन, जी हाँ, सिर्फ 2 दिन की ज़मानत दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को। और वो भी इसलिए कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं वो ज़रा अपने नैब के अफसरान बाला से एक दफ़ा पूछ लें वो चाहते क्या हैं, और इतना अरसा जो केस चलाया है उसके बाद इतनी आसानी से उन्होंने ये कैसे कह दिया कि अब उन्हें कोई एतराज़ नहीं है अगर नवाज शरीफ को ज़मानत उनकी तोसी कर दी जाए। तो इरफान कादर साहब, मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आज जो 2 दिन की ज़मानत में तोसी हुई है नवाज शरीफ साहब की, इसकी क्या अहमियत है और ये 2 दिन क्यों? आप बतौर प्रोसिक्यूटर जनरल जो नैब अब पोजीशन ले रहा है, आप कैसे देखते हैं इस पोजीशन को एक साबिक़ प्रोसिक्यूटर जनरल की हैसियत से? मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल किया गया है नैब से कि नैब क्या कर रहा था, नैब ने कुछ बेस बनाया, तो वो जो नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको शायद फैक्ट का पता ही नहीं था। ये केस नैब ने कहाँ बनाया था? ये केस तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने JIT बना के अहकामात जारी कर दिए नैब को कि आप रेफरेंस सही कर दें। और अगर उस वक्त के जो चेयरमैन नैब थे, मेरा ख्याल है अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट उनको बुला के पूछे कि क्या ये केस आपने बनाया था, तो ऑब्वियसली वो कहेंगे हमने कहा बनाया था। उनको तो जबरदस्ती कहा गया कि आप ये रेफरेंस फाइल करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल है ये सही तनाज़ुर में नहीं है, और नैब को चाहिए था सही फैक्ट सामने रखते ताकि उनको पता चलता कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से पूछा जाए कि आपने क्यों बनाया था। तो इरफान कादर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे नैब के इदारे ने, जो कि एक कानूनी स्टैट्यूटरी इदारा है, उसने रेफरेंस दायर किया था, तो इसलिए नैब पाबंद नहीं है अपने इस केस का दिफा करने के लिए। तो फिर अगर नैब के अफसरान बाला की कमज़ोरी और बुज़दिली थी और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों की जो है चीरा दस्ती थी, तो फिर इसका हल क्या है आपकी नज़र में? जिन्होंने चीरा दस्ती की थी उनसे भी पूछा जाए, और अगर किसी ने बुज़दिली दिखाई और वो किसी एक शख्स को फंसा दिया, उनसे भी पूछा जाए कि भी आप किस बात से डरे हुए थे। मगर इन केसेस की तो निगरानी होती रही है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं एहतसाब में जो ये केसेस थे, इनकी निगरान जज मुकर्रर हुए थे। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं नैब से मालूम करने चाहिए? मैं समझता हूँ ये तमाम हक़ाइक़ खुलने चाहिए, क्यों ना खुलें। और ये इन तमाम हक़ाइक़ के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर क्या सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक तो ये कर सकती है कि उनको एगोट कर सकती है, और दूसरा जब ये हक़ाइक़ सामने आएंगे तो
जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कानून को वायलेट करने में, फॉर एग्जांपल नैब के कानून में लिखा हुआ है चेयरमैन नैब रेफरेंस फाइल करेंगे जब वो इस नतीजे पे पहुंचेंगे, एविडेंस देख के कि ये केस बनता है। वहां ये तो नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अहकामात जारी करेगा और चेयरमैन नैब जो है वो बजाय इसके के कानून के मुताबिक रेफरेंस फाइल करें, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत रेफरेंस फाइल करेंगे। ऐसी बात तो नैब के कानून में नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में बार बार कह चुका हूँ, सर तस्लीम हम है नैब के उस कानून के नीचे, सेक्शन 18 के नीचे, सुप्रीम कोर्ट उससे मुबर्रा तो नहीं है। तो ये सारी बातें जो है, या ये तो मैं समझता हूँ मौजूदा चीफ जस्टिस जो है उनको भी चाहिए सुओ मोटा नोटिस लें इन चीजों का। अगर ये चीजें मंजरे आम पे आ रही हैं तो भाई ये कैसे केस बन गया। तो ये जो अवाम का वक्त और अवाम के टैक्स के पैसे का ज़या हुआ है, इसकी रिकवरी किससे होनी चाहिए आपके ख्याल में? रिकवरी मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो उनसे होनी चाहिए जानते बूझते हुए, जिन्होंने नैब के लॉ को देखते हुए अहकामात जारी कर दिए। कि सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट तफ्तीशी इदारा नहीं है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तफ्तीश को सुपरवाइज नहीं कर सकता। चौथी बात, अगली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट अहकामात जारी नहीं कर सकता कि आप रेफरेंस फाइल करते हैं। रेफरेंस फाइलिंग चेयरमैन नैब का काम है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम है। तो ये सारी जिन्होंने वायलेशन की है उनको ये जवाबदेह होना चाहिए। खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो मौजूदा सेटअप है उसको चाहिए कि ये सारे मामला, अब ये 184(3) के करने के मामला हैं, ये बल्कि सुओ मोटो नोटिस के मामला हैं। मगर इरफान कादर साहब, आप भी तो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं और ये दौर था जनरल मुशर्रफ का, और इस जनरल मुशर्रफ के दौर में भी नैब पे ऐसे ही संगीन इल्ज़ामात लगते रहे हैं। पैट्रियट बनाई गई, काफ लीग बनाई गई और इसी तरह नैब के मुकदमात को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आपको स्पेसिफिक मुकदमा बताएं जिसको सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात हुई। उस वक्त के लोग जो थे नैब के, वो इस तरह की इंजीनियरिंग में अपेरेंटली इन्वॉल्व नहीं थे। कम से कम मैं अपनी हद तक तो कह सकता हूं कि मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था। मगर जो नैब के चेयरमैन थे जनरल अमजद थे, और उनके जो हटाने की कुछ वजह भी ऐसी ही बनी कि उनके इख्तलाफात हुए जनरल मुशर्रफ से, और बाद में भी कुछ इसी तरह के मामलात सामने आए। पैट्रियट जो बनाई गई उनके ऊपर नैब के केसेस थे वो ख़त्म किए गए। काफ लीग के ख़िलाफ़ शुगर स्कैंडल था, वो नैब के केसेस ख़त्म किए गए। ये सारी बातें तो रिकॉर्ड की हैं। तो आप पे पर्टिकुलर मुझे इस पे इतना पता है कि जो तो जनरल अमजद के दौर में पैट्रियट बने थे उसका जवाब तो जनरल अमजद देंगे, मैं नहीं कहा। लेकिन जहां तक रहा शुगर का स्कैंडल, तो वो हमने सारा मामला डिस्कस किया था, उसमें मैं मौजूद था। और उस वक्त जनरल शाहिद मरहूम का ख्याल था कि हमें उस पर कुछ करना चाहिए। और मेरी राय थी कि इस तरह के जो मैटर्स हैं जिसमें कि टैक्स के इश्यूज आते हैं, इसके लिए स्पेशलाइज्ड आपके पास फोरम्स है, वो ज्यादा वेल इक्विप्ड है, मामले उनके पास जाने चाहिए। ये नैब के करने के नहीं है, वरना तो फिर सारी शुगर इंडस्ट्री, तो क्या सारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री फिर नैब टेकअप करे। तो मेरा और जनरल साहब का इस पे डिफरेंस था, और जनरल साहब ने प्रोबेबली अपनी जो किताब है खामोशी कब तक, जी उसमें जिक्र किया है। और उस पे फिर जनरल मुशर्रफ ने गालिबन एक कमेटी बनाने का सोचा था जिसमें मुझे रखा गया था, जनरल शाहिद अजीज को रखा गया था। और बाद में वो जो इशरत हुसैन थे जो गवर्नर स्टेट बैंक थे, गालिबन वो भी थे उसमें। और फिर इवेंचुअली वही फैसला हुआ था जो कि मेरी राय थी, उससे उस वक्त सब ने एग्री कर लिया था। इस हद तक मुझे पता है, उसमें कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं। मगर ये बात हकीकत नहीं है कि जनरल मुशर्रफ की तरफ से नैब का जो इदारा कायम किया गया था, इसको सियासी इंजीनियरिंग के लिए भरपूर अंदाज से इस्तेमाल किया गया। और ये बात फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद के कुछ फैसलों के अंदर भी इसकी झलक नज़र आती है, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके सलमान रफ़ीक के जो केसेस में जस्टिस मकबूल बाकर के जो फैसले थे उनमें जो आज पढ़ा भी गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कि किस तरीके से नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया और सियासी मुखालफिन को इंतकामी कार्रवाई का नतीजा बनाया गया। तो आप समझते हैं कि जनरल मुशर्रफ की बनाई गई ये नैब जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए शुरू से लेके आज तक इस्तेमाल होती रही है? ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक के केस थे, ये मेरा ख्याल है कि ये किस दौर में बने हैं मुझे इस वक्त देन में नहीं है। अगर आप मुझे थोड़ी सी वजाहत कर दें तो मैं जवाब देता हूँ। नहीं, मैं केस की बात नहीं कर रहा, मैं इदारे की बात कर रहा हूँ। ये दौर की बात नहीं है कि नैब जब से बनी है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती रही है। आप इस बात को मानते हैं?
एक दफा ये सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें जस्टिस सरदार रज़ा, जस्टिस खलील अहमद और एक और जज साहब एक बेंच पे बैठे थे, और उस वक्त नैब ने वो जो एहतसाब के दौर की जो अपीलें थी वो लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे कानून आने से पहले की ये अपीलें हैं, ये अटॉर्नी जनरल का ऑफिस इसको कंडक्ट करे, हम इसको नहीं लेंगे। उस पर जस्टिस रमदे ने एक स्टेटमेंट दे दी थी कोर्ट में, जो कि डॉन में शाया हुई थी, और उसमें कहा गया था कि ये नैब इतना सिलेक्टिव क्यों है। हालांकि नैब सिलेक्टिव नहीं था, नैब का मौकफ ये था कि ये क्योंकि पहले के केसेस हैं तो साबुर रहमान साहब के, तो हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। तो मखदूम अली खान साहब चाहते थे कि वो टोकरा जो है मुसीबत का वो नैब को थमा दें, तो मैंने वहाँ फर्म पोजीशन रखी थी कि हम ये केस नहीं लेंगे क्योंकि हमारे केसेस नहीं है। तो लिहाजा वो जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी वो नैब के आने से पहले की वो भी थी, और ये जो नैब है ये उसका फिर बाद में उसने ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। नैब की बहुत सारी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के दबाव के नीचे जो केसेस फाइल किए गए हैं वो मैं समझता हूँ कि नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं थी, वो नैब की मजबूरी थी। वो नहीं, वो मजबूरी नहीं थी। उस वक्त कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था। हर प्राइम मिनिस्टर को तो उन्होंने कंटेम्प्ट लगा के तो निकाल दिया था, तो चेयरमैन नैब की फिर क्या हैसियत थी। हालांकि कंटेम्प्ट का तो लॉ ही कोई नहीं है पाकिस्तान में, आज भी नहीं है। किसी वकील की जरूरत ही नहीं थी खड़े होकर ये बात भी करे। नहीं, बिल्कुल आपने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के सामने खड़े होके स्टैंड भी लिया, पहले भी और बाद में भी। ये तो सब हम इस चीज़ के गवाह हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे इरफान कादर साहब। ब्रेक के बाद साकिब बशीर से जानेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि आज नैब ने जिस तरीके से यू टर्न लिया और जिस पे अदलिया जिस तरीके से भरम हुई उसके बारे में जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। साफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल और साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जनाब इरफान कादर एडवोकेट। अब हम साकिब बशीर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट के अंदर का हाल क्या था। साकिब बशीर साहब, नैब को अचानक क्या हो गया है, और आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी काफ़ी बरहम नज़र आए कि ये क्या हो रहा है। फैसले अदालतों से करवाए जाते हैं और बाद में फिर जो इस्तग़ासा है वो जो कहते हैं ना कि मुद्दई सुस्त हो जाता है और फिर जज को चुस्त होना पड़ता है। एक तो उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि नैब को बुलाने के लिए 2-3 नोटिस हमें करने पड़ते हैं आम केसेस में। हाँ। तो इस केस में नैब जो है वो काफ़ी एक्टिव है। शुरू में नोटिस से पहले ही आ गया, नोटिस के बगैर ही वो, बल्कि पहले तो प्रोसिक्यूटर आए थे, आज तो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है वो खुद जो है वो मौजूद थे। तो एक तो वो, दूसरा जो अदालत ने, जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने एक बात की थी कि अदालतों पर इल्ज़ाम लगाना आसान है, लेकिन नैब की आप हालत देख लें कि नैब जो है वो आज ये चीज़ हमारे सामने लेके आ गया है कि उनको कोई एतराज़ नहीं है अपने उस जो है वो एक पूरा प्रोसिक्यूट हुआ, केस हुआ, सज़ा दिलवाई। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जिन दिनों 2018 में जिन दिनों ये समात हो रही थी तो उनमें तवील समातें हुई, मतलब बड़े कई घंटे पर मुहित जो है वो समातें हुई, और नैब ने पूरा जोर लगाया कि इसमें एवनफील्ड रेफरेंस में किसी तौर भी मतलब बेल ना हो। तो उन्होंने कहा कि मैं 5 साल बाद इस केस में आया हूँ, 5 साल पहले इस बेंच का हिस्सा था जो ये पनामा, ये एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया वाले केसेस हैं, और आज 5 साल बाद आया हूँ तो मैं तो हैरान हो गया हूँ कि ये वही नैब है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि नैब तो, जिस तरह इरफान कादर साहब ने कहा है कि नैब तो इस्तेमाल हो रहा है या हुआ या आगे जो भी करना चाह रहा है, लेकिन अदालतें भी बरी ज़िम्मा आप नहीं करार दे सकते कि जिस तरह मतलब नैब ने तो कह दिया कि ये आप करें और ये ना करें, लेकिन ये बात भी तो है ना 2018 से लेकर 2023 तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये अपीलें संभाल के रखी हैं। अगर कुछ नहीं था तो आप उसी दिन अपीलें जो डिसाइड कर देते, आप उनको क्विट कर देते, अगर मतलब इसमें कोई सबूत ही नहीं थे। जिस तरह नैब आज ये कह रहा है तो इट मीन के कल भी उनकी यही जो है वो पोजीशन होगी। इसके अलावा जो नवाज शरीफ है, कल अगर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो अभी हयात हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, अगर वो फिर नैब के चेयरमैन आ जाते हैं तो फिर नैब की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो फिर ये जजेस, हमारे मौजूद जजेस क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल आप देखें कि अब जज बशीर साहब हैं,
अब जज बशीर साहब को 6 जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको भुगता चुके हैं और वो 11 साल हो गए हैं, 11 साल एक्सटेंशनों पे चल रहे हैं। सबसे उसमें दिलचस्प मामला ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म उनको एक्सटेंशन देता है फिर 1 साल के बाद वो उनके सामने पेश होता है और 2 साल बाद उनको वो जो सजा जो है वो सुना देते हैं। अच्छा। तो ये सबसे दिलचस्प मरला है कि मियाँ साहब ने 2015 में उनको एक्सटेंशन दी और उन्होंने 2018 में मियाँ साहब को जो है वो इस केस में नहीं। असल बात यह है कि नैब अपनी पोजीशन जो चेंज करता है, इसमें जजों का क्या कसूर है? इरफान कादर साहब, मैंने पहले भी शायद आपसे ये सवाल करने की कोशिश की थी कि इस मसले का हल क्या है कि नैब का चेयरमैन बदल जाए या फिर हुकूमत बदल जाए, तो जो नैब का चेयरमैन है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके चेयरमैन को तो बहुत ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन बज़ाहिर कानून में और आइन के अंदर हुकूमत से तो आज़ादी है नैब के चेयरमैन को, लेकिन शायद हमारे इदारों के दबाव से आज़ादी नहीं है। तो जजों को, अगर आप जज होते हैं हाई कोर्ट के, तो आप क्या करते हैं? क्योंकि बज़ाहिर तो अदलिया भी इस्तेमाल हुई है सारे मामले में। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि नैब के चेयरमैन को कानूनी मामलात में बड़ी डीप इंसाइट होनी चाहिए, कि उनको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए, ताकि अगर अदालतें कोई इस किस्म का फैसला करें जो कानून से मुबर्रा हो, तो वो उनको कह दें कि हम आपका फैसला नहीं मानेंगे। और ये चीज मैंने एडमिरल फसी बुखारी में एक सर्टन हद तक देखी थी उन दिनों में, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया था, और वो अक्सर मेरी भी राय लेते थे जब मैं अटॉर्नी जनरल था। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि ये ठीक है बात के नैब चेयरमैन जो है वो न सिर्फ के लॉ की कॉम्प्रिहेंशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, बल्कि उनकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तीसरी बात जो आपने की कि अदारे जो हैं आपके ख्याल में वो पीछे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसे शवाहिद हैं कि अदारे पीछे हैं, अगर तो आप क्यादत भी कर रहे हैं तो वो अलग बात है। अगर आपके पास कोई ऐसे शवाहिद हैं अदारे पीछे हैं, मेरे साथ शेयर करें, मैं आपके साथ हूँ। देखें, मुझे नैब का चेयरमैन बना दें या वज़ीर-ए-आज़म लगा दें तो मैं भी साबित कर दूंगा, 4 साल तक मैं भी केस चला लूँगा, और उसके बाद फिर जो दूसरा आएगा, आप अगर आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये तो सारा दूसरा रुख था। तो देखें, यही तो मसला है ना इरफान कादर साहब। आपके ख्याल में जस्टिस जावेद इकबाल जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या उनके हवाले से कोई मौजूदा चेयरमैन नैब को इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये केस बनते कैसे रहे, लगते कैसे रहे, और किस तरीके से अदलिया को गुमराह किया जाता रहा, और अब नैब का इदारा बड़े आसानी से आके कह देता है जी हमारे पास तो एविडेंस नहीं है, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, मुलजिम को छोड़ दें। यानी 4-5 साल मुकदमात में मुलजिम को आप बेइज्जत करें और फिर एक लम्हे में उसको बाइज्जत बरी कर दें। लेकिन अब मियाँ साहब ने तो कहा है ना कि वो एक नए जज्बे से आए हैं और वो सबको माफ करना, सबको माफ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो चूंकि वो माफ करना चाहते हैं तो उससे तो यही लग रहा है। मियाँ साहब अगर जेल में, अगर मियाँ साहब को ये अदालत जेल में डाल देती ना, फिर मैं देखता वो किस किस को माफ करते हैं, क्योंकि मियाँ साहब आप आजाद फिर रहे हैं, उनके हक में फैसले हो रहे हैं, तो माफ ही करेंगे सबको। अगर जेल में होते तो फिर तो इस पोजीशन में नहीं होते कि माफ कर सकते। हाँ, अब तो माफ तो कर सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। ये तो उनको नजर आ रहा है ना कि अब मैं आजाद हूँ, तो फिर अगर इस शर्त पे माफी दे रहे हैं सारों को कि उनको जेल में ना डाला जाए, तो ये कैसी माफी हुई? ये तो इसका मतलब है कि मियाँ साहब नहीं माफ कर रहे, कोई और मियाँ साहब को माफ कर रहा है। अब ये देखने वाली बात है, इस बात का जवाब तो मियाँ साहब दे सकते हैं, मुझे तो गायब का ही फिलहाल। देखिए इरफान कादर साहब, ये मैं आपसे इसी चीज का तो हल पूछ रहा हूँ ना कि क्या जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के खिलाफ कोई इंक्वायरी हो सकती है मौजूदा नैब चेयरमैन की तरफ से कि कैसे केस बनते रहे? मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि न सिर्फ के जस्टिस जावेद इकबाल के खिलाफ बल्कि दूसरे जजेस के खिलाफ जो मुख्तलिफ औकात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई जो है वो जालिमाना नहीं होनी चाहिए ताकि वो मार्टिर ना बन सके, और उस कार्रवाई में ये चीज जो है एक दफा साबित हो जाए, बगैर जुल्म के, बगैर जबर के, ये चीज आ जाए कि उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की थी, और उनसे उनको कहा जाए कि आप माफी मांगे, उनको बेशक पाबंदी से हासिल ना करें लेकिन उनसे माफी मंगवाएं, और उनके जो पेंशन हैं या पर्क्स हैं वो इस हद तक रहने दें कि वो डिसेंट जिंदगी गुजार सकें, लेकिन उसका काफी सारा हिस्सा जो है वो जब्त कर दिया जाए, जब्त सरकार, या वो उसको आधा कर दिया जाए या 1/3 कर। लेकिन नैब के कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, जैसे कि वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स का जो कानून है कि अगर कोई झूठा मनशियात का मुकदमा बनाता है
तो उसको वैसे ही मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज होगा, एहलकार के खिलाफ, और उस जिसमें उतनी सजा उसे मिलेगी जितनी झूठे मुकदमे की थी। तो क्या नैब के कानून में ऐसी कोई शिक है? जी है जी, 10 साल सजा है। अच्छा, कोई ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन को इंटरफियर करता है, कुछ करता है, तो गालिबन उनका सेक्शन, मेरा ख्याल है 18 एज है उसमें गालिबन, क्योंकि ये जो अदालत के जरिए भी अगर आप इंटरफियर करते हैं नैब के मामला में, तो असल में तो आप इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर कर रहे हैं ना। सारा उस प्रोसेस में जो कानून में, मसलन सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इसके कि नैब इन्वेस्टिगेशन करता, तो उन्होंने खुद अपने GIT के जो हीरे हैं उनके जरिए उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये तो क्लियर कट इंटरफियरेंस थी। और जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी इंटरफियरेंस की थी रेंटल पावर केसेस में कि जरूर फसीह बुखारी साहब केसेस बनाए, तो उन्होंने लिख दिया था कि जी अगर इसी तरह इंटरफियर करते रहे मेरे डोमेन में तो फिर मुझे तो ये छोड़ना पड़ेगा। तो कबल इसके कि वो इस्तीफा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस करके तो उनको हाइपर टेक्निकल मामला में जाके तो उनकी छुट्टी करा दी, कह दिया जी उनकी अपॉइंटमेंट इलीगल है। अच्छा सर, आपने कहा कि ये इंटरफेरेंस की वजह से ये सारे मुकदमात बने ना, तो इसमें फिर क्या मतलब कि इसका मतलब है कि नैब ने जो किया वो उसके कोई सजा, कोई एहतसाब नहीं हो सकता उसका? नहीं, वो उस वक्त की जो नैब थी उन्होंने क्यों ये इंटरफियरेंस एक्सेप्ट की थी? क्या वो किताब नहीं पढ़ सकते थे? नैब का कानून नहीं पढ़ सकते थे? तो क्या आप मियाँ साहब, इरफान कादर साहब, क्या आप मियाँ साहब को एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी इन झूठे मुकदमात के खिलाफ? क्योंकि वैसे तो वो आजकल माफ़ी देने के उसमें ना, उस मूड में हर एक को, तो क्या उनको टेक्निकली मियाँ साहब को दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बने, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए? क्या होगा, तरीका क्या है? नहीं, अगर वो दरख्वास्त देते हैं या वो उस पर अब वो कर देते हैं, रिव्यू फाइल कर देते हैं, क्योंकि वो जो रिव्यू का कानून जो इन्होंने उड़ाया है वो सारा तो बेंच गलत कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, हम ख्याल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। तो उस पर अब एक मीनिंगफुल रिव्यू अगर वो डाल देते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस सारी चीज को यानी टर्न डाउन कर देता है जो पहले फैसले थे उनके, तो ये रास्ता जो है, जो मियाँ साहब की दरख्वास्त है, ऑब्वियसली उसी में ही अमल दरामद होना शुरू हो जाएगा। चलें, ठीक है। अब तो माशाल्लाह से हर चीज़ पे फौरी अमल दरामद हो रहा है, मगर यकीनी तौर पे जजों के लिए और उन जजों के लिए जो पहले नैब के मुकदमात में फ़ैसले देते रहे, लिखते रहे, अब एक यकीनन बहुत बड़ा सवाल है कि अगर नैब ही अपने मुकदमात से पीछे हट गया है तो फिर उन जजों का क्या बनेगा जो नैब के इन मुकदमात पे पहले सजाएं सुनाते रहे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एक और तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई है, और उसके अलावा पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जो सज़ा थी उसको भी मुअत्तल किया है। वो किस कानून के तहत? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज मुख्तसर सी जो माहौल था कमरा अदालत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं जब कमरा अदालत में आए तो वकला की एक बड़ी तादाद और उनके कारकुनों की भी वो उनके साथ ही कमरा अदालत में आई, और नवाज शरीफ साहब ने मास्क पहना हुआ था, वो कोरोना वाला मास्क था जो नाक के ऊपर तो नहीं था लेकिन मुंह के ऊपर ज़रूर था। और एक दो सवाल जो मैंने उनसे खुद किए, मुझे कुछ पता नहीं चला कि वो मास्क के पीछे उन्होंने क्या बोला, मगर कुछ इशारे ज़रूर किए। एक सवाल ये था कि मियाँ साहब क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे? तो इसके ऊपर उन्होंने ज़ोर से बज़ाहिर लगा कि वो हंस रहे हैं और हंसना शुरू हो गए। तो उसके बाद दूसरा सवाल किया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है तो उस पर आपका क्या रद्द अमल है? तो चूँकि उनके लिप्स के ऊपर मास्क था तो मैंने इतना ही देखा, वो उन्होंने इशारा किया जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने बैठना था, उन्होंने इशारा किया कि जैसे कह रहे हो, अब पता नहीं मैं कुछ भी हम तसव्वुर कर सकते हैं क्या कह रहे हो, लेकिन लग ये रहा था कि वो ये कह रहे थे कि फ़िलहाल ये यहाँ से तो ज़रा फ़ारिग हो जाऊँ तो फिर खुल के बात करेंगे। मगर मियाँ साहब को सिर्फ 2 दिन की ज़मानत मिली है। साकिब बशीर साहब, इतना इस केस में जिसमें नैब कह रहा है कि जी एविडेंस नहीं है, हमें एतराज़ नहीं है, एक साबिक़ वज़ीर आज़म को सिर्फ 2 दिन की ज़मानत मिली है, और उनका वकील आज़म नज़ीर तारड़, साबिक़ वज़ीर कानून, वो शायद ज़्यादा दिनों के लिए मांग रहे थे। तो अब इन 2 दिनों में मियाँ साहब जो हैं इस्लामाबाद से कितने दूर जा सकते हैं? वैसे मियाँ साहब मेरे ख्याल में मरी जो है वो ठहरे हुए हैं, करीब तरीन तो वही, बल्कि जो जस्टिस मियाँ गुल हसन और अगज़ेब है उन्होंने कहा था कि कल ही
एक सील्ड इन्वेलप में जो नैब है वो अपना जवाब दे दे, हमें बता दे कि मुझे तो वैसे ये लगता है क्या बता दें सील्ड एनवेलप में, मतलब ये कोई बहुत ही खुफिया चीज आप पूछ रहे हैं। अब ये जो है ना वो जज साहब बता सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि सील्ड एनवेलप में हमें बता दें। तो उन्होंने कहा कि आप प्रोसिक्यूटर जनरल नैब साहब, आप जो है वो चेयरमैन नैब से भी मिले। जज साहब के ज़हन में ये तो नहीं है कि जिस इदारे का सरबराह रिटायर्ड फौजी हो तो उससे हर मालूमात सील्ड एनवेलप में मांगे क्योंकि उसमें कोई कौमी राज होगा। हाँ, ये वैसे एक अजीब मतलब बात थी कि सील्ड एनवेलप में बुलाने की जरूरत क्या है। फिर ऐसे लगता है कि जो जस्टिस मियां गुल हसन और अफजेब है उनका ज़हन ये है कि 26 को शायद नैब जवाब ही दे दे। तो अगर नैब जवाब दे दे, वही कह रहे हैं पूछ के बताएं रेफरेंस वापस लेना है। जी बिल्कुल, और नैब खुद वापस ले ले, हमसे अंग्रेजी लिखवा के एंड पे पता चलता है कि जी कोई नहीं। उन्होंने थोड़ा सा नैब को आगे अब क्या उसको धमकी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सरजनश की है। सरजनश इस लिहाज से की है कि अगर आपने ये तय कर लें, अगर आपने केस चलाना है तो ठीक, नहीं चलाना तब भी बता दें, टाइम ज़ाया ना हो। लेकिन अगर आपने चलाना है तो फिर मेरिट पे हमने अगर डिसाइड किया फिर आपके हवाले से भी हम लिखेंगे। तो ये उनके लिए एक उन्होंने रख दिया है कि अब आप ज़हन में रखें कि अगर ये चला तो हम आपके खिलाफ भी लिखेंगे। अब जाहिर सी बात है वो जो गुजर चुके हैं उनके खिलाफ भी लिखेंगे, लेकिन ये है कि ये जो है वो सील्ड एनवेलप जो है वो लाना चाह। अच्छा, ये तोशाखाना केस में भी उनकी जमानत हो? ये तोशाखाना केस में वो गाड़ियों का केस, तोशाखाना गाड़ियाँ ली थी आसिफ अली जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी, उसमें फर्ज जुर्म नहीं आयद होनी थी? नहीं, अभी तो नहीं फर्द जुर्म आयद होनी, लेकिन आज जो इनकी हाजिरी लग गई है, मुचलके भी जमा हो गए हैं। इन्होंने कोई जब्त की जायदाद हुई थी इनकी इश्तिहारी होने की वजह से, जायदाद भी रिलीज हो गई, उसके वाले से नोटिस हुए हैं, प्लीडर भी मुकर्रर हो गए हैं। 20 नवंबर के लिए ये केस चला गया है तोशाखाना वाला। ठीक है इरफान कादर साहब, ये पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की जो जेल की सज़ा थी कैद की वो मुअत्तल कर दी है। ऑब्वियसली वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 401 है सेक्शन, उसके तहत हुकूमत को ये अख्तियार है कि किसी भी कैदी की सज़ा जो है उसको मुअत्तल किया जाए। अगर सूबाई हुकूमत सज़ा मुअत्तल कर रही है और नैब कह रही है कि हमें एतराज़ नहीं है, बेल पे दे दें, तो इस और फिर जस्टिस मियां गुल हसन और अफजेब की तरफ से तजवीज़ है कि नैब ये रेफरेंस वापस भी ले सकती है। तो आपको क्या लगता है कि ये अदालतें ही पहले की तरह ठप्पा लगाएंगी किसी भी मामले के हल पे, या आपकी बार नैब को खुद ही अपने मसले हल करने होंगे? गालिबन आपके पीछे एक प्रोग्राम हुआ था चंद दिन पहले, उसमें इसी तरह के सवालात आपके मुझसे किए थे और मैंने बिल्कुल ये सारा सिनारियो आपके सामने रखा था, जिसमें कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव है, इंतजामिया है, वो कह सकती है कि जी हमने इनको अरेस्ट नहीं करना, और ये सारी पावर्स जो हैं ये तो उनके पास आपने बता ही दिया कि 401 में अवेलेबल है। और नैब भी अब कह रही है, और नैब अगर ये भी कह देती है कि हमने ये रेफरेंस वापस लेना ही है, वो गलत फाइल हुआ है, तो इसी पॉइंट पे अपीलें एक्सेप्ट हो सकती हैं। और अगर इसी पॉइंट पे एक्सेप्ट हो जाती हैं तो फिर ऑब्वियसली वो जो फॉल आउट उसका जो आ सकता है पनामा बेंच पे, तो वो शायद फिर ना आए और ये एक आसान रास्ता इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मिल जाए और ये मामला जो है ख़त्म हो जाए। आपके ख्याल में मियां साहब को सिर्फ 2 दिन की जो हिफाजती ज़मानत में तोसी मिली है, आज होना क्या चाहिए था आपके ख्याल में? मुझे लग ये रहा है आपने जो बातें बताई हैं अभी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट गालिबन अब इस केस को ही खत्म करना चाहता है, जड़ से ही खत्म करना चाहता है, जड़ से ही खत्म करना चाहते हैं भैया। लेकिन नैब तो पिछले 5 साल से करप्शन को जड़ से ख़त्म करना चाह रही थी, और ये अब कैसी जड़ से ख़त्म हो गया तो फिर वो क्या बनेगा? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का मुस्तकबिल क्या है? क्या इसको बंद नहीं हो जाना चाहिए इतने बड़े स्कैंडलस और बेबुनियाद मुकदमा चलाने के पादाश में? मुतल्ला जान साहब, अगर आप नैब की रिकवरीज देखें ना उन केसेस में जिसमें कि ब्यूरो के सियासतदानों के खिलाफ केसेस बने हैं, तो वो रिकवरी ऐसे ही ना होने के बराबर है। नैब ने ज्यादा रिकवरी की है बैंक डिफॉल्ट में और लार्ज स्केल स्कैम्स में। तो वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे के लोगों की सारी जिंदगी की जमा पूंजियां जो हैं उनको वापस लाने में नैब ने एक रोल अदा किया और ज्यादा अमाउंट्स भी उधर से मिले हैं। हालांकि ये काम FIA भी कर सकता था। नहीं, नैब का लॉ जरा इसमें ज्यादा सख्त है, ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, तो FIA के लॉ को सख्त नहीं बनाया जा सकता? लॉ में हाँ वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना नैब का लॉ स्ट्रांग है। और इसमें अगर मैं कहूँ कि ये कहना कि नैब की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त थी, तो
बेशक नैब की कारकर्दगी ठीक होगी इन मैटर्स में, लेकिन इसमें कानून की जो मजबूती है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से जो बैंक डिपॉजिट हुए हैं उन्होंने सारे पैसे दिए और पाकिस्तान के बैंक रिहेबिलिटेट हुए। जिन्होंने यूटिलिटी बिल्स नहीं अदा किए थे वो सारी अदायगियां जो है वो हुकूमत को वापस मिल गई। बहुत सारे पैसों की रिकवरी जो करनी थी वफाक पाकिस्तान ने और हुकूमतों ने, वो उनको पैसे वापस हुए, तो उसमें नैब के कानून का भी बड़ा अमल दखल है। बहरहाल साकिब बशीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं नैब के? मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा स्कैंडल है कि अगर नैब कल कहती है हमारे पास तो नवाज शरीफ के खिलाफ एविडेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के उन जजों के ऊपर भी जाएगा कि जिन्होंने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया पनामा स्कैंडल का और केस लगाए, निगरान जज जो JIT, हुकूमत डिस्टेबलाइज हुई, वज़ीर आज़म नाअहल हुआ, और आज उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जो रेफरेंस दायर हुआ था, आज नैब ने बड़े आसानी से कह दिया कि जी ठीक है, हमें तो एतराज़ नहीं है, हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट के उन पनामा केस के जजों को जवाब नहीं देना होगा अगर ये केस ही कल ख़त्म हो जाता है या नैब रेफरेंस वापस ले लेती है? बिल्कुल, नैब को भी अकाउंटेबल होना चाहिए। इससे कबल जिस तरह बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट्स की जजमेंट आती रही हैं 2019, 20, 21 में भी, लेकिन नैब ने अपना काम जारी रखा। अब जो आपने बात की कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया, नहीं वो तो अकाउंट बिल्कुल आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 2017 में जो कहा कि आप रेफरेंस दायर करें, वो रेफरेंस दायर हुए, और उस रेफरेंसेस में आज नैब कह रहा है कि उसमें तो कुछ है ही नहीं है। तो 5 साल जिस तरह मतलब जिस सूरत हाल से उनको गुजरना पड़ा, बैरून मुल्क थे नवाज शरीफ, उनको मतलब वापस आना पड़ा, अपनी जो अहलिया हैं वो बिस्तरे मर्ग पे थी, उनको छोड़ के वापस आना पड़ा, उनको गिरफ्तारी हुई, फिर उनके जो पर्सनल लाइफ थी वो सारी मतलब हुई, उसके अजीब सूरत इतना कुछ हो गया। मगर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनका कहा जाता था कि 20 साल तक याद रखे जाएंगे, ये शायद चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा था, और ये तो 7 साल भी नहीं टिक सके। तो ये मामला सिर्फ नैब का नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पनामा बेंच के उन जजों को भी बहुत से सवालों के जवाब देने कि जिन जजों के कहने पे और जिन जजों की निगरानी में ये सारे रेफरेंसेस दायर होते रहे। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।